हाय लबस्टर ड्रीमर्स। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भाई सिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था। जो मसूद खिलजी था वो बलबन की सेना में नौकरी करता था, किंतु उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो जलालुद्दीन खिलजी उसके पुत्र अलाउद्दीन खिलजी की सेवा सत्कार करता है। अलाउद्दीन खिलजी बचपन से ही उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई में कोई मज़ा नहीं आता था उसको। वो केवल सैनिक कार्यों की शिक्षा लेता था और उसी सैनिक कार्यों की उत्सुकता की वजह से वह करता क्या है कि वह सैनिक कार्यों में इतनी निपुणता हासिल कर लेता है कि उसे सूबेदारी वगैरह दी जाने लगती है। तो होता क्या है कि मलिक छज्जू नामक एक विद्रोही रहता है। जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अहम योगदान था। तो मलिक छज्जू उस वक्त कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। तो कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी जब मलिक छज्जू से छीनी जाती है तो उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी को दी जाती है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है और वह गद्दी पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने के अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के पश्चात अब उसकी बारी थी, क्योंकि वो कड़ा मानिकपुर ही बुला करके मरवाया था। अब उसकी बारी थी दिल्ली जाने की, लेकिन वो दिल्ली ऐसे जा नहीं सकता था क्योंकि अलाउद्दीन के समक्ष बहुत सी समस्याएं थी। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी इतना उदार व्यक्ति था कि उसके प्रति उसके सरदारों का, उसके अमीरों का स्नेह बहुत ज़्यादा था, इसलिए वह सीधे जा नहीं सकता था दिल्ली। तो दिल्ली वो जाता कैसे? दिल्ली पर बुलावा आना चाहिए, दिल्ली में उसका थोड़ा पैठ होनी चाहिए, तब ना वो जा सकता था। लेकिन नहीं, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र थे अरकली खां, जो कि मुल्तान का उस वक्त सूबेदार था, वो भी जिंदा था। अब अगर सूबेदार सूबेदार कोई जिंदा है, मुल्तान का सूबेदार है, वो उसका पुत्र है, अगर वो जिंदा है, उसके वफादार अमीर जिंदा हैं और उसकी विधवा बेगम जिंदा है, नहीं उसके जो उसकी वो थी, और उस जब तक उसके पुत्र जिंदा हैं, उसकी विधवा बेगम जिंदा है, तब तक पूरा साम्राज्य सुरक्षित नहीं था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही पता चलता है, अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की कि मैंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी है। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का समाचार सुनने के पश्चात जलालुद्दीन की एक विधवा होती है जिसका नाम होता है मलिका जहां। तो मलिका जहां ने किया क्या कि अपने पुत्र कद्र खां को, जिसको रुकनुद्दीन की उपाधि भी मिलती है उसी समय, तो रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम पर गद्दी पर बैठा दिया। अब जरा आप खुद ही सोचिए कि जलालुद्दीन की विधवा है मलिका जहां और जलालुद्दीन का ही एक पुत्र है अरकली खां। तो अरकली खां तो पहले से ही मुल्तान का प्रांतपति है, मीन एक सूबेदार है। तो उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को यह अवसर प्राप्त हो जाता है कि इस समय माहौल वहाँ का दिल्ली का सही नहीं है। तो वह अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया। किसके ऊपर हमला कर दिया? जलालुद्दीन की विधवा के ऊपर। अब जलालुद्दीन खिलजी की विधवा किसको किसको शासन पर बैठाया हुआ था? रुकनुद्दीन को। अब रुकनुद्दीन के ऊपर हमला हमला हो जाता है और मुल्तान का सूबेदार मीन अरकली खां अपनी सेना लेकर के सेना मदद करने के लिए नहीं जाता है। और इस प्रकार से होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी आसानी से रुकनुद्दीन को हरा दिया। कैसे हरा दिया? क्योंकि रुकनुद्दीन जब चढ़ाई करने के लिए जाता है, जब लड़ने के लिए जाता है, तो उसकी पूरी पूरी सेना ने बाई सेना ने ही उसका साथ छोड़ दिया। उसके कुछ अमीरों ने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद देवगिरी के अभियान के पास बहुत ढेर सारा धन था। तो वह धन का लोभ दे करके करता क्या है, कुछ सरदारों को अपने में मिला लेता है और रुकनुद्दीन की हत्या करवा देता है। और इस प्रकार से वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पश्चात उसके सामने एक और मुसीबत थी। एक और मुसीबत क्या थी कि अरकली खां जलालुद्दीन का पुत्र था, अब अभी तक वो जिंदा था। उसका पहला काम ही यही होता है कि वह अपने 40,000 की सेना को भेजता है, मुल्तान पर हमला करवा देता है और मुल्तान में अरकली खां और जलालुद्दीन खिलजी की बेगम और रुकनुद्दीन ये सब वहाँ पर छिपे हुए थे और उन सभी की हत्या करवा करके मरवा देता है। इस प्रकार से जलाली परिवार का अंत हो जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है तो उसके सामने वह दो तीन तरह की समस्याएं थी कि वह अपने सूबेदारों को, अपने अंगरक्षकों को या अपने दरबार को किस प्रकार से सजाए, क्योंकि उसके इतने विद्रोही थे और इतने उसको न चाहने वाले लोग थे। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी बहुत उदार व्यक्ति था, बहुत सही व्यक्ति था। तो अपनी पैठ बनाने के लिए वह एक गणित खेलता है। वह करता क्या है कि अपने लोगों को 3 भागों में बांट देता है।
पहला, जो उस खिलजी वंश के प्रति वफादार लोग थे, जो पहले से चले आ रहे थे, बलबन के समय से चले आ रहे थे, तो उन वफादार लोगों को भी अपनी सभा में एक जगह देता है। फिर दूसरे चरण में वो जो जलालुद्दीन खिलजी के समय में थे उनको भी अपने स्थान पर बैठा लेता है। फिर तीसरे वो जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने खुद चुना था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के सभा में 3 चरण के लोग आ जाते हैं। अब जलालुद्दीन खिलजी का जो जलाली परिवार था वह समाप्त हो जाता है। ठीक, अब उसका राजपाट भी बैठ गया, अब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने के पश्चात एक इतिहासकार हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखेंगे। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो सबसे ज़्यादा जिनका वो प्रतिपादन करते हैं, जो उनके बारे में लिखते हैं, जैसे राजत्व का सिद्धांत हो गया। तो अब राजत्व का सिद्धांत के बारे में अमीर खुसरो नामक एक व्यक्ति थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत के बारे में खूब लिखते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत के बारे में अमीर खुसरो लिखते क्या हैं? कहते हैं कि सूर्य पूर्व से पश्चिम तक धरती को अपनी तलवार की किरणों से आलोकित करता है, उसी प्रकार शासक को भी विजय हासिल करनी चाहिए और उन विजयों को सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये राजत्व के सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी योग्यता पर बल देता था, क्योंकि उसे कैसे प्राप्त हुआ था, उसे यह पद कैसे प्राप्त हुआ था? उसे यह पद अपनी चालाकी से, अपनी कूटनीति से और अपने योग्यता से प्राप्त हुआ था, ना कि उसे किसी ने उत्तराधिकारी बनाया था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी खुद को यामनी उल खिलाफत चूँकि वह किसी को मानता नहीं था, तो कहता है कि खलीफा का नाइब हूँ मैं, खलीफा का नाइब हूँ। उनसे खलीफाओं से इसे कोई मान्यता प्राप्त हुई नहीं थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को ही खलीफा का नाइब घोषित कर लिया था, खुद से ही। ठीक है, उसका कहने का मतलब था खलीफा तो केवल नाम मात्र का है, बस मैंने उसको दे दिया। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दिया तो दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद राजत्व के सिद्धांत में अलाउद्दीन खिलजी शरीयत के बारे में बहुत ज़्यादा फॉलोअप नहीं करता कि शरीयत क्या बोलता है, कैसे करता है, बिल्कुल भी नहीं। अब इसके बारे में एक प्रमाण प्राप्त होता है कि हमें कैसे पता कि यही, मैं कोई कथा तो नहीं सुना रहा, कि इतिहासकार में इतिहासकारों ने लिखा है और उन्हें बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी शरीयत के संबंध में उस समय के काजी हुआ करते थे। काजी कौन? न्याय का एक अधिकारी हुआ करता था। तो एक काजी में मुगीस नाम के एक काजी हुआ करते थे। उनसे अलाउद्दीन खिलजी कहता क्या है कि हे मौलाना मुगीस, न मुझे कुछ ज्ञान है और न मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, तब भी मैं मुसलमान पैदा हुआ हूँ और मेरे पूर्वजों पीढ़ियों से मुसलमान रहे हैं। उन विद्रोहों को रोकने के लिए जिनमें हजारों जीवन नष्ट हो जाते हैं, मैं अपनी प्रजा को ऐसे आदेश देता हूँ जो उनकी और राज्य की भलाई के लिए लाभप्रद समझता हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जिन्हें राज्य के लिए लाभदायक और परिस्थितियों के लिए अनुकूल समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि इस तरह उनकी आज्ञा प्रदान करता भी है या नहीं करता, मुझे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। मैं नहीं जानता कि जब खुदा का जब अंतिम निर्णय का दिन आएगा तो खुदा मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, मुझे इस बात से भी मतलब नहीं है। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी राजत्व के सिद्धांतों को बहुत ही कट्टरता से इसका पालन करता था। अब अलाउद्दीन की खिलजी के काल में विद्रोह होते हैं। ये कह रहा है कि मैंने अपने चाचा को मारा है। अब अलाउद्दीन खिलजी के काल में विद्रोह होना स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई है और इस प्रकार से लोगों के मन में बैठ जाता है कि क्या सत्ता का हस्तांतरण संभव है। तो सबसे पहला नौ मुसलमानों, अब नए मुसलमान कौन थे? नए मुसलमान वही मंगोलवासी हैं जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का आक्रमण होता है, किंतु जलालुद्दीन खिलजी की उदारता को देख करके मंगोलों ने क्या किया था? इस्लाम को स्वीकार कर लिया था और उन्हीं को ही नए मुसलमान बोला जाता है। इन नए मुसलमानों ने 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौट रही थी, उसी वक्त शेयर को लेकर के कि इस लूट में किसका कितना हिस्सा होगा, उसी के लेकर के एक विद्रोह हो जाता है। तो किसने विद्रोह किया था? नए मुसलमानों ने विद्रोह किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के 2 बड़े वफादार मित्र हुआ करते थे, एक उलुग खां और नुसरत खां। तो उलुग खां और नुसरत खां ने किया क्या कि लूट के मामले में बोला कि भाई 4/5 भाग हिस्सा हमारा होगा, केवल एक हिस्सा तुम्हारे इन नए मुसलमानों को होगा। और नए मुसलमानों को ये वाली बात बुरी लग जाती है और नए मुसलमानों ने इसका विद्रोह कर दिया। तो नुसरत खां ने किया क्या कि इस विद्रोह को दबा लिया। नुसरत खां कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का वफादार है। उसने नए मुसलमानों के इस वाले विद्रोह को, जो 1299 में होता है गुजरात से अभियान से लौटते समय, उस विद्रोह को बड़ी ही चतुराई के साथ दबा देता है। फिर दूसरा विद्रोह होता है अकत खां। अभी अकत खां कौन था? अकत खां उसका भतीजा था। ठीक है, तो अकत खां एक भतीजा था। होता क्या है कि रणथंभौर की चढ़ाई हो रही होती है।
रणथंभौर की, क्योंकि रणथंभौर की चढ़ाई में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी रास्ते में शिकार करने के लिए रुक जाता है और अकूत खां षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करना चाहता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपने वफादारों की वजह से वह बच जाता है, क्योंकि जंगल में वह अकेला पड़ गया था, शिकार करते करते अकेला पड़ गया था। तो अकूत खां ने मौका पा करके अपने वफादारों के साथ उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो वफादार थे उन्होंने उसकी रक्षा की और चारों तरफ से उसे घेर लिया, अलाउद्दीन खिलजी को घेर लिया और अकूत खां को ये बोल दिया कि अलाउद्दीन खिलजी मारा गया। तो अकूत खां को जब ये वाली बात समझ में आ जाती है कि चलो मैंने अच्छा किया, मैंने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, अब खिलजी वंश पर मेरा शासन होगा। वह जैसे ही किले में जाता है और हरम दल में प्रवेश करने वाला होता है, तभी उसे खबर मिल जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी जिंदा है और अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी सेना के साथ वहाँ पर धमक पड़ता है और उसकी हत्या करवा देता है। इस प्रकार से पहला विद्रोह 1299 में नए मुसलमानों के खिलाफ उसे भी दबा दिया जाता है। दूसरा विद्रोह अकद खां के खिलाफ उसे भी दबा दिया जाता है। तीसरा विद्रोह होता है मंगू खां का। अब जब भतीजे ने विद्रोह किया है तो भांजा भी तो करेगा ना, तो भांजा मतलब कि उसकी बहन का ही बेटा, तो इसे मंगू खां ने भी विद्रोह किया और ये भी कब किया था, वही रणथंभौर के समय में ही किया था। ठीक, तो रणथंभौर, लेकिन ये था कि यह बदायूं की सूबेदारी इसको दी गई थी, तो इसको पसंद नहीं आ रहा था, ये कह रहा था नहीं भाई हमको तो अवध की सूबेदारी चाहिए इसकी, तो इसी सिलसिले में वह विद्रोह कर देता है, लेकिन इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास चौथा विद्रोह क्यों होता है, हाजी मौला का। अब हाजी मौला के साथ भी केस यही है कि अब हाजी मौला चाहते क्या थे कि हमको कोतवाली दे दी जाए, लेकिन कोतवाली इनको मिल नहीं पाती है, इसी वजह से ये विद्रोह कर देते हैं। इस हाजी मौला के विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सारे विद्रोह को बड़ी तत्परता के साथ दबाया, लेकिन अभी इतनी बड़ी मुसीबत कि बैक टू बैक अगर आपके खिलाफ अगर विद्रोह हो रहे हो, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो 4 विद्रोह हो चुके हैं इसकी गद्दी पर बैठने के पश्चात, तो वह विद्रोह का कारण जानने की इच्छा व्यक्त करता है। वह सोचता है कि आखिर मेरे खिलाफ इतने विद्रोह हो क्यों रहे हैं। ठीक, तो वह पूरी एनालिसिस से बात पता चलता है कि 4 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे खिलाफ विद्रोह हो जा रहा है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को राज्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में सुल्तान को कुछ पता ही नहीं है। पहली बात तो ये निकल करके आती है। फिर दूसरी बात क्या होती है कि राजधानी में जब भी त्यौहार हो रहा हो, उत्सव हो रहा हो, या भोज वगैरह का समय होता है, या कोई पार्टी शार्टी अगर चल रही होती है, तो ऐसे अवसरों पर होता क्या है कि जब सभाएं होती हैं तो उसमें षड्यंत्र रचे जाते हैं। किसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे, सुल्तान के खिलाफ। तो सुल्तान को ये दूसरी वाली बात समझ में आती है कि पहली बात ये कि मुझे राज्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, और दूसरी बात ये कि जब त्यौहार में, उत्सव में या भोज में जब सभाएं होती हैं तो उसमें मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा जाता है। तीसरी बात उसे पता चलती है कि जो हमारे सामंत वर्ग हैं, जो शक्तिशाली परिवारों से जो बिलोंग करते हैं, वो आपस में वैवाहिक संबंध जब स्थापित कर लेते हैं तो एक सामूहिक शक्ति का निर्माण हो जाता है। अगर एक अमीर या एक सूबेदार यदि दूसरे सूबेदार के यहाँ अपनी बेटी दे देगा तो दोनों रिश्तेदार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रिश्तेदारों की साठगांठ से एक अच्छा विरोधी दल तैयार हो जाता था। तो सुल्तान को ये तीसरी बात का अंदाजा लग जाता है। चौथी बात का ये पता चलता है कि बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता के हस्तांतरण में धन का बहुत प्रयोग किया था। तो सुल्तान को ये वाली बात भी समझ में आ रही थी कि प्रजा के बीच में जो धनी और उदंड वर्ग हैं, ये सुल्तान को चुनौती बार बार देते रहते हैं, सुल्तान के बराबर बराबरी करने लगते हैं। तो ये 4 बातें उन्हें पता चल जाती हैं कि सुल्तान को राज्य की खबर नहीं है, शराब घर में षड्यंत्र रचा जा रहा है, और तीसरी बात अमीर सामंत का शक्तिशाली हो जाना, तीसरी बात है, चौथी बात धनी वर्ग का सुल्तान की बराबरी करना। ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से विद्रोह हो रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी करेगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा प्रशासक था, उसने फटाफट निर्णय लेना शुरू किया कि हमारे खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं तो इन विद्रोहों के कारण को जानो और समूलतः इसे नष्ट कर दिया जाए। तो उसने फटाफट निर्णय लेना शुरू करता है। पहला काम करता है कि जितने हमारे धनी लोग हैं ना, पहले उनकी संपत्ति ही छीन लो। पहले हुआ करता था कि राजा खुश हुआ तो उनको खुशी खुशी में ज़मीन दे दिया, एकता दे दिया, कह रहे वो सारे अधिकार छीन लेता है। फिर करता क्या है, दूसरा काम क्या करता है, कह रहा भाई गुप्तचर विभाग का गठन कर देता है। अब गुप्तचरों में होता क्या है कि गुप्तचर में मुनहिस व गुप्तचर, देखो होता क्या है कि गुप्तचर का विभाग जिसे बरीद मुमालिक बोला जाता है, तो इस प्रकार से एक गुप्तचर विभाग का निर्माण होता है। अब गुप्तचर विभाग में अगर गुप्तचर अफसर है उसको बरीद बोला जाएगा।
ठीक है। अब अगर जो गुप्तचर जो जाते थे, मेरे घर घर जाते थे अमीरों के घर या दफ्तर या प्रांतों में, तो उसको मुन्हीस बोला जाता था। ठीक है। जैसे होता ना कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ, तो अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे भी नहीं चाठो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, तो उसी तरह से जो अधिकारी है उसको बरीद बोला जाएगा, और जो अधिकारी नहीं है उसको मुन्हीस बोला जाएगा। वो दोनों होते गुप्तचर ही हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के काल में इन्हीं गुप्तचरों का बहुत अच्छा बोलबाला रहता है। फिर तीसरा काम क्या करता है, कहता है कि ये जो मदिरा पान वगैरह करने में जो सभाएं होती हैं ना, कह रहे हैं शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक। फिर चौथा काम क्या करता है, कहता है अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, कि अब शादी नहीं कर सकते हैं आप लोग। अब जब आप शादी नहीं करोगे तो आपका एक विरोधी समूह इकट्ठा नहीं हो पाएगा ना। ठीक है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि जितने विद्रोह होते हैं, विद्रोह का ये कारण जानता है, कारण जानने के बाद फटाफट एक्शन लेता है, और एक्शन लेकर के इस प्रकार के 4 निर्णय लेता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि मंगोलों का आक्रमण, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? क्योंकि वो मुसलमान आए और नए मुसलमान के रूप में बन गए। ठीक। लेकिन वो बिल्कुल चिढ़ गए थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी, मेरे इतने मित्र की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से मंगोलों का आक्रमण जबरदस्त तरीके से इसके काल में बढ़ जाता है। जो दो दो सेनापति हुआ करते थे इनके, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ये मंगोलों से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। उन दोनों का नाम क्या है? उलुग खां और जफर खां। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन से दो सेनापति थे जिन्होंने मंगोलों के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी की सहायता की। तो वो दो सेनापति उलुग खां और जफर खां, इन दोनों ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था। इंपॉर्टेंट, सारे अभियान इंपॉर्टेंट नहीं हैं। एक बार देख लेते हैं कि कब कब पहला वाला अभियान हुआ था मंगोलों का। तो मंगोलों के सरदारों के बारे में मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है। मंगोल में दावा खान के विरुद्ध में पहली बार होता है 1297-98 में। ठीक है। क्योंकि जैसे हाल ही में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी, तभी से यह विद्रोह शुरू हो जाता है। तो 1297 और 98 में दावा खान के विरुद्ध लड़ाई होती है। फिर लेकिन ये उलुग खां और जफर खां, इन दोनों ने इस पूरी तरह से निष्फल कर दिया करते थे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये तीसरा वाला अभियान है। दूसरा वाला अभियान भी ठीक है, पहला वाला अभियान, दूसरा अभियान तो ठीक है। तीसरे वाले अभियान में होता क्या है कि इन्हें पता नहीं चलता, अलाउद्दीन खिलजी को पता नहीं चलता, और मंगोल काफ़ी अंदर तक घुस के चले आते हैं। किस पे? अलाउद्दीन खिलजी के किले के आसपास के मेन क्षेत्रों में वो चले आते हैं। लेकिन तो ऐसे केस में होता क्या है कि जो हमारे जनाब रहते हैं जफर खां, तो जफर खान ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, बहुत बड़ी बहादुरी से, और उन्होंने किया क्या कि मंगोलों को धकेल दिया, पीछे धकेला, और उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्हें धकेलने के चक्कर में, उन्हें पीछे भेजने के चक्कर में जफर खां इतना दूर चला गया था सीमा से, अलाउद्दीन खिलजी के सीमा से इतना दूर चला गया था कि मंगोलों ने उसे घेर लिया। मंगोलों के खिलाफ वह लड़ते लड़ते जफर खां तीसरे वाले मंगोल युद्ध में वह मारा जाता है। ठीक है। और तीसरा आक्रमण कब हुआ था? 1299 में हुआ था। और किसके? उस वक्त मंगोलों का नेता कौन था? कुतलक ख्वाजा था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जफर खां बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के समय में मारा जाता है। बाकी दूसरे वाले केस में तो केवल एक सिंपली सा केस हो गया था। ठीक है, कि उलुग खां और नुसरत खां ये दोनों गुजरात गए थे लड़ने के लिए, तो इसकी वजह से केवल जफर खां को भेज दिया जाता है कि जाओ तुम लड़ाई करो। तो जफर खां ने 1299 की लड़ाई में, जो सलदी के विरुद्ध था, मीन जो दूसरी लड़ाई थी, जफर खां ने हराया था एक बार। तीसरी बार गलती से वो लोग अंदर तक घुस आए थे, तो जफर खां ने फिर क्या किया था, फिर उन्हें धकेला, लेकिन वह अकेला पड़ जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने कोई बैकअप के लिए कोई सेना नहीं भेजती है उसके मदद के लिए। तो इस प्रकार से तीसरी लड़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके बाद की लड़ाई उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ पता होना चाहिए कि किसके विरुद्ध हुआ था। तारगी के विरुद्ध हुआ था चौथी, और पांचवा अली बेग और तारताक के विरुद्ध हुआ था। फिर जो छठवीं लड़ाई होती है, 3 सेनापति एक साथ आते हैं, वो 1306 ईस्वी में होता था। ठीक है। तो इस प्रकार से 6 लड़ाइयाँ होती हैं अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के बारे में। तो जब जफर खां की मृत्यु हो जाती है 1299 में, तो अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के खिलाफ एक बात समझ में आ जाती है। वह करता क्या है कि सीमा के आसपास के जितने किले रहते हैं उनका वो जीर्णोद्धार करवाता है, उनकी रिपेयरिंग करवाता है, और अपने जो उलुग खां और नुसरत खां जैसे जो बहादुर सेनापति थे, उनको वहाँ पर लगा देता है। और इसी को बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार की नीति का पालन किया था। किसके खिलाफ? मंगोलों के खिलाफ। क्योंकि उसके इतने अच्छे अच्छे सेनापति थे कि मंगोलों के खिलाफ लड़ते भी थे। तो इस प्रकार से वह प्रॉपर तरीके से मंगोल अभियान को विफल कर पाता है। ठीक। और अलाउद्दीन खिलजी
का इसे आप सौभाग्य ही बोलोगे कि नुसरत खां, अलग खां, उलुग खां, जफ़र खां व मलिक काफूर जैसे जो योग्य सेना नायक थे, वो सब उसके प्रति वफादार भी थे। ऐसा नहीं था कि केवल वो थे ही, ठीक है। इवन वह इन सब मामलों में अपनी खुद की भी तारीफ करता। वह कहता क्या था कि भगवान ने मेरे 4 मित्र दिए हैं, उलुग खां, नुसरत खां, जफ़र खां व अलप खां, जिन्होंने मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव से राजाओं की शक्ति और गौरव प्राप्त किया है। यदि मैं चाहूँ तो इन 4 मित्रों की सहायता से एक नए धर्म की नींव डाल सकता हूँ, और मेरी तलवार तथा मेरे मित्रों के नाम पैगंबर और उसके मित्रों के नाम की तरह अंतिम दिन तक बना रहेगा। मेरे पास असीमित धन है, हाथी हैं, सैनिक हैं। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का शासन का भार अपने प्रतिनिधि शासकों को सौंप दूं और स्वयं विजय प्राप्त करने के लिए संसार में भ्रमण करूं और इस प्रकार संसार को अपने अधीन कर लूं और मैं दूसरा सिकंदर बन जाऊं। क्योंकि यह खुद को सिकंदर बतलाता था। किंतु होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी सबकी बातें तो नहीं सुनता था, किंतु उस अपने एक विश्वास पात्र जिसका नाम था अलाउल मुल्क, उसके परामर्श पर वह अपने विश्व विजय के अभियान को और अपने नए धर्म की स्थापना के प्लान को वह त्याग देता है, वह छोड़ देता है। ठीक, वह कहता है कि चलो भारत को ही जीत लेते हैं और भारत को जीतने के अलावा हमें और आगे नहीं जाना। नहीं तो उसका तो विश्व विजय का प्लान था, वह अपने आप को खुद को अपने सिक्कों में खुद को दूसरा सिकंदर तक घोषित करवा लिया था। किसके किसके कहने पर यह सब त्याग देता है? उसका एक विश्वास पात्र मित्र रहता है जिसे बोलते हैं अलाउल मुल्क। ठीक उसी के परामर्श की वजह से वह अपनी दोनों आकांक्षाओं को त्याग देता है और वह ध्यान कहाँ देता है? वह भारत विजय पर ध्यान देता है। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अभियानों में 2 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। पहला वह उत्तर भारत पर जो अभियान करता है और दूसरा वो जो दक्षिण भारत में अभियान करता है। पहला जो उत्तर भारत में अभियान करेगा, सबसे पहला अभियान होगा उसका गुजरात का। हालांकि इससे पहले वो देवगिरी गया था, 1296 में गद्दी पर बैठने के पहले गया था, किंतु वह जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, ना कि अलाउद्दीन। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गद्दी पर बैठता है तो उसका पहला अभियान 1297 में होता है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण में सबसे पहला खिलजियों ने सबसे पहला अभियान कब किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में किया था। फिर यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसने किया था दक्षिण में अभियान, खिलजियों के समय में किसने, दिल्ली सल्तनत में किसने अभियान किया था, तो आप बताओगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में और अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने किया क्या कि गुजरात का अभियान 1297 ईस्वी में होता है, यह गुजरात का अभियान करता है। अब गुजरात के अभियान में होता क्या है कि वहाँ पर एक बघेला राजपूत हुआ करते थे। मीन राजपूतों में कई श्रेणी होती है, तो उस वक्त एक बघेला राजदूत थे जिसका नाम था रायकर्ण द्वितीय। अब रायकर्ण द्वितीय के लिए अब अलाउद्दीन खिलजी खुद गया भी नहीं था गुजरात के अभियान के लिए, लेकिन हाँ होता क्या है कि वो अपने सेनानायकों को बताया ना कि वो अपने मित्रों को वो मानता था, बहुत मानता था, तो उसके पास तो वैसे ही सेनापति बहुत अच्छे अच्छे थे, तो वह खुद नहीं जाता है गुजरात के अभियान के लिए। 1297 ईस्वी में वह खुद नहीं जाता है, उसने अपने वफादारों को भेजा था। उसके जो 2 वफादार थे, उलुग खां और नुसरत खां, यही दोनों जाते हैं गुजरात विजय के लिए। ध्यान दीजिएगा कि ये वही समय है जब मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। ये 1297 का ही समय है कि उलुग खां और नुसरत खां यहाँ पर बिजी हैं और वहाँ पर जफर खां अकेले मंगोलों को हराएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उलुग खां और नुसरत खां ये गुजरात के विरुद्ध अभियान करते हैं, लेकिन रायकर्ण द्वितीय भाग खड़ा होता है। वह उनका सामना नहीं कर पाता है और वह भाग खड़ा होता है। कैसे भागता है? वह अपनी बेटी को लेता है और भाग जाता है, अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़ देता है, गुजरात में ही छोड़ देता है। तो इन दोनों को मिलता क्या है, उलुग खां और नुसरत खां को मिलता क्या है कि कमला देवी मिल जाती हैं उनकी पत्नी, तो उसको किसके लिए भेज देता है? वह अलाउद्दीन खिलजी के लिए दिल्ली भेज देता है। और जब उन्हें नहीं मिलता है यह रायगढ़ दीदी जिसके लिए वो आया था, तो इस प्रकार से उन लोगों ने खूब रक्तपात मचाया, खूब खून, मतलब कि वहाँ पर वो किया, विध्वंस किया। अब उनमें से अगर कुछ प्रमुख अगर बातें की जाए, तो अगर प्रमुख नगरों में या जो प्रमुख चीज़ें थी जो तोड़ी फोड़ी गई थी, उसमें सोमनाथ मंदिर का नाम आ जाता है। क्योंकि कुमारपाल ने, जब महमूद गजनवी ने इसी सोमनाथ मंदिर को जब तोड़ फोड़ किया था, तो कुमारपाल नाम के एक राजा ने किया गया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? रिपेयरिंग करवाना। अगर कोई चीज़ टूट फूट गई है उसको ठीक करवाने को हिंदी में बोलते हैं जीर्णोद्धार करवाना। तो कुमारपाल ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था, उसको लूट लेते हैं ये लोग। ठीक, इनको धन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरा अभियान सफल ही होने वाला था,
किंतु खंबात का एक बंदरगाह है जो गुजरात में ही है। तो उसी खंबात के बंदरगाह के समय में नुसरत खां को वहाँ से वापस लौटते समय एक हिजड़ा प्राप्त होता है। क्या? एक हिजड़ा प्राप्त होता है और नुसरत खां ने उसे 1000 में खरीद लिया था। 1000 स्वर्ण दिनार दे करके उसे खरीद लिया, क्योंकि उसे भाग गया बेसिकली वो। ठीक है, सोचा कि अब अलाउद्दीन खिलजी को मैं उपहार में दूंगा। तो इस प्रकार से वह हिंदू हिजड़ा जो आगे चल करके मलिक काफूर के नाम से जाना जाएगा, और यही मलिक काफूर मीन नुसरत खां ने खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? गुजरात से खरीदा है। कितने में खरीदा है? 1000 स्वर्ण दिनारों में खरीदा है। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और यह अलाउद्दीन खिलजी का बहुत वफादार होता है, और दक्षिण अभियान में मलिक काफूर ने खूब रक्तपात मचाया और अभियानों में बहुत सहायता की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये गुजरात वाला अभियान देख लिया। गुजरात का अभियान हमारा डन हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर का अभियान भी रोचक ही अभियान था। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के समय में अब यहाँ पर भी यह खुद नहीं जाना चाहता था। उसने भी पहला काम वही किया कि चलो भाई उलुग खां और चलो भाई हमारे नुसरत खां, तुम दोनों जाओ हमला करने के लिए। और वहाँ का शासक कौन था? हमीर देव। वहाँ का रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव। आखिर उसने हमला ही क्यों किया था? क्योंकि यह राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। रणथंभौर राजपूतों का गढ़ हुआ करता था, और अलाउद्दीन खिलजी की ये लोग अधीनता स्वीकार कर नहीं रहे थे। तो सोचा कि अगर रणथंभौर को अगर हम जीत लेते हैं तो यह संभव है कि वह हमारी अधीनता को स्वीकार कर लें। तो इस प्रकार से हमीर देव जो वहाँ का शासक हुआ करता था उसके खिलाफ लड़ाई हो जाती है। नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेज दी जाती है। अब उलुग खां और नुसरत खां ये दोनों जाते हैं, किंतु नुसरत खां जब किले की घेराबंदी हुई थी तो एक आग का गोला आता है और नुसरत खां को लग जाता है, और नुसरत खां मर जाता है उसमें। नुसरत खां के मरने के बाद उलुग खां अकेला पड़ जाता है, और हमीर देव ने बड़ी आसानी से उलुग खां को हरा दिया। तो जब 1299 में जब रणथंभौर के विजय में अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि नुसरत खां की मृत्यु हो गई है और उलुग खां हार गया है, तो वह 1300 ईस्वी में स्वयं रणथंभौर के लिए निकल गया। ठीक है, अभी वही समय है जब उसके खिलाफ विद्रोह होगा। कौन करेगा? अकद खां करेगा। रणथंभौर के लिए निकल चुका है अलाउद्दीन खिलजी। कब निकलता है? 1300 ईस्वी में निकलता है। और वह करता क्या है कि वह किले की घेराबंदी कर लेता है और हमीर देव को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। और जो हमीर देव की पटरानी होती हैं रंग देवी, वह क्या कर लेती हैं? वह जौहर कर लेती हैं। ठीक है, अब जो उस वक्त के जो कवि थे अमीर खुसरो, वो रणथंभौर के अभियान के दौरान वो अलाउद्दीन खिलजी के ही साथ था, और वह बड़ी मर्मरता से इस पूरी घटना का विवरण करता है। इस प्रकार से हमारा रणथंभौर का अभियान जो कि 1301 ईस्वी में संपन्न होता है। 1301 ईस्वी इसलिए लिखा गया है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में ही उस किले पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नहीं तो अभियान तो 1299 से शुरू हुआ था, 1300 में वह गया था। ठीक, फिर अगला अभियान चलता है 1303 में चित्तौड़ पर। अलाउद्दीन खिलजी का अगला अभियान 1303 में चित्तौड़ पर होता है। अब चित्तौड़ में अब उस वक्त कौन थे? राणा रतन सिंह थे। अब चित्तौड़ के बारे में कई बातें बताई जाती हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान क्यों किया, क्योंकि उसका एक सामरिक महत्व था। लेकिन बोला क्या जाता है उसके बारे में कि नहीं, रानी पद्मावती के कारण वहाँ पर यह अभियान किया गया था, जबकि ऐसा सच नहीं है। चित्तौड़ का सामरिक महत्व होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर हमला करता है, और राणा रतन सिंह करता क्या है कि 7 महीने तक तो पूरी तरह से सामना करता है, किंतु वह हार जाता है। और इस प्रकार से चित्तौड़ पर भी 1303 ईस्वी में उसका कब्जा हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है। उस वक्त के जो कवि रहे हैं उन्होंने बोला क्या है कि हिंदुओं का स्वर्ग सातवें स्वर्ग से भी ऊंचा है। यह अमीर खुसरो लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? चित्तौड़ के किले के बारे में लिखते हैं। अब उसी में एक रानी पद्मावती के बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है, चलिए उसे हम देख लेते हैं। कि उस वक्त के एक पुरोहित हुआ करते थे, वो अलाउद्दीन खिलजी से कहते क्या हैं कि अरे अलाउद्दीन खिलजी, दुनिया की जो सबसे नायाब चीज़ है, नमूना है, अगर कोई है तो वो चित्तौड़ की महारानी है, पद्मावती हैं, मगर हुजूर उसे पाना ज़रा मुश्किल है। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़े जोश में बोलता है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और वह इसी पर हम वो करता है, अभियान कर देता है। और इसी के रिगार्डिंग इसमें एक कहानी भी बड़ी प्रचलित है कि रानी पद्मावती को पाने के लिए यह राणा रतन सिंह सामने शर्त रखता है कि वह केवल एक झलक अगर वो देख ले तो वापस चला जाएगा। किंतु झलक देखने के पश्चात उसे पाने की वो इच्छा करने लगता है, और
वह करता क्या है कि राणा रतन सिंह को धोखे से राणा रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को महल के अंदर बुलाया और रानी पद्मावती का एक दृश्य उसे दिखा दिया। अब रानी पद्मावती का दृश्य देखने के पश्चात राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए पीछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ में महल के बाहर तक जाते हैं, और जैसे महल के बाहर जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकारियों के द्वारा, अपने सेनापतियों के द्वारा उन्हें बंदी बना दिया। तो इस प्रकार से छल से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया जाता है। और फिर उसी कहानी में बोला जाता है कि राणा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए रानी पद्मावती ने चाल चली, और इस धोखे का जवाब धोखे से देने के लिए उन्होंने घोषणा की कि रानी पद्मावती खुद आ रही हैं, और 700 पालकियों में जिसमें राजपूत सैनिक भरे हुए थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी को बोला गया कि उनके रानी पद्मावती के ये पहरेदार हैं। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी धोखा खा जाता है, और उन राजपूत सरदारों ने अचानक से हमला किया अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, और राणा रतन सिंह को छुड़ा करके लेकर के चले गए। और उसी के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हमला कर दिया था, और राणा रतन सिंह 7 महीने तक युद्ध करते करते वह पूरी तरह से क्या करते हैं, वह हार जाता है। राणा रतन सिंह हार जाता है, और रानी पद्मावती क्या करती हैं, जौहर का वो करती हैं, पालन कर लेती हैं। जौहर होता क्या है, जौहर और केसरी 2 शब्द बड़े राजस्थान में बड़े फेमस हैं। जौहर में मतलब एक स्त्री यदि खुद को आत्मदाह कर ले तो उसे जौहर बोला जाएगा, और केसरी मतलब जब किसी राजपूत को लगता था कि अब वह उसका बचना संभव नहीं है, तो वह वीर गति के लिए मरने के लिए ये सही कि वह लौट करके नहीं आएगा, ठीक है। तो भी वह लड़ने के लिए वह अपने घुटने नहीं टेकता था, तो उसको बोला जाता है केसरी कर लिया, ठीक। मतलब उसे पता है कि दुश्मन शक्तिशाली है, वह उसकी हत्या कर देगा, तो सिवाय भागने के, सिवाय उसके साथ समझौता करने के, अगर आप उसके लड़ते लड़ते अगर आप मरने का संकल्प कर लेते हो तो उसी को केसरिया बोला जाता है। और जौहर का क्या होता है कि अगर रानी कि दुश्मनों के हाथ में, दुश्मनों के हरम दल में जाने से खुद को रोकने के लिए अगर खुद को नष्ट कर लें तो उसी को बोला जाता है जौहर। यूजुअली यह अग्निदाह ही हुआ करता था। यही रानी पद्मावती की कहानी है। तो इस प्रकार से चित्तौड़ पर भी कब्जा हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर 1305 ईस्वी में मालवा पर अभियान करते हैं, और मालवा पर भी बड़ी आसानी से आइन उल मुल्क ने किया गया था कि मालवा पर आक्रमण करते हैं। और उस वक्त के जो शासक थे वह महलक देव थे, ठीक। उसे कोका प्रधान भी बोला जाता था, उसके जो उसके सेनापति थे। तो सेनापति ने प्रॉपर तरीके से युद्ध तो किया नहीं, लेकिन फिर भी वह आइन उल मुल्क ने उसको हरा दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से मालवा पर भी 1305 ईस्वी में हो जाता है, कब्जा हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। फिर 1308 ईस्वी में सेवान पर हमला होता है। उस वक्त के जो राजपूत शासक थे शीतल देव वो थे। तो 1308 ईस्वी में शीतल देव को भी हरा दिया जाता है। किसने हराया था, उसमें कुमालुद्दीन गुर्ग कर नामक एक व्यक्ति था, उसी को इसकी एकता दे दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुमालुद्दीन गुर्ग को ही सेवान की एकता दे दी थी। फिर अगला अभियान चलता है, जो आखिरी अभियान होगा उत्तर भारत का, वो होगा जालोर का अभियान। जालोर के अंतिम अभियान में मलिक शाहीन के नेतृत्व में एक कान्हादेव नाम के एक वहाँ पर व्यक्ति थे। वो चौहान वंश के शासक थे। वो कृष्णदेव तृतीय भी उन्हें बोला जाता है। वो चौहान वंशी शासक थे कान्हादेव, उनको भी 1311 ईस्वी में हरा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के सारे अभियान 1297 से 1301, 1303, 1305, 1311 ये सारे खत्म हो गए हैं। हम अगली वीडियो से दक्षिण के अभियान और उसके सुधारों के बारे में पढ़ेंगे।